हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं। हमारे पास वो इंजीनियर नहीं है जो खड़े होकर के उन प्रोजेक्ट को वैसा एग्जीक्यूट करा दें जैसा हमें चाहिए। लोग आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें जो रिन्यूमरेशन कंपोनेंट है वो इतना हाई है कि शायद इस तरह की फील्ड में लोग नहीं जाना चाहते हैं। 75 में जब मैंने काम शुरू किया था, निर्माण उद्योग जो था वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर माना जाता था। जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं उसको 1000 से 1200 रुपए प्रतिदिन का वेज मिलता है। इसके मुकाबले में जो इंजीनियर साहब हमारे कॉलेज से आते उनको 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। जीरो से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना हमेशा ही एक एंटरप्रेन्योरशिप फीलिंग देता है जी। आपने जीरो से स्टार्ट किया। देखिए, टाइम फ्रेम किसी भी प्रगति के लिए नहीं बनाया जा सकता जी। और ये भी याद रखिए कि 1000 मील की अगर आपको यात्रा करनी है जी तो पहला कदम उठाना पड़ता है। 90 के दशक में जी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काफी जोर दिया जा रहा था। आप देखें कि पावर प्लांट बनने शुरू हुए, एयरपोर्ट बनने शुरू हुए, एनर्जी के सेक्टर में काम हुआ। सन टेम्पल है कोणार्क का, वो दफन हो चुका था रेत। दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग वाजपेयी और मेरे साथ में मेरे गेस्ट डॉक्टर प्रिय रंजन स्वरूप। सर को हम लोग फॉन्डली डॉक्टर सरू भी बुलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको और आपके साथियों को, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारे टीम ने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पब्लिश भी हैं जी। आपने 1975 में सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से किया जी हाँ। और फिर 20 साल तक बहुत सारे इस तरह के की प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया और 96 में आपने CIDC जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नीति आयोग के अंतर्गत इसका गठन हुआ, उसमें आपने फाउंडर डायरेक्टर की तरह काम करना शुरू किया और तब से लेकर के अब तक 30 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने जीरो से स्टार्ट करके और एक इंटरनेशनल ऊंचाई तक आपने उसको पहुंचाया है जी। बहुत सारे तरीके के काम करते हैं एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एम्बॉडीड कार्बन, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने अभी तक इसमें काम किया है। तो पहले तो मुझे लगता है कि आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, फिर मुझे लगता है कि जो CIDC का जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन तो सर बिल्कुल आपके पास्ट से ही रिलेटेड है। 1975 में जब आपने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के क्षेत्र, जो कि उसमें सिविल इंजीनियरिंग का वैसे रिक्वायरमेंट थी, लोगों ने डिजाइन में, कंसल्टिंग में, इन सब चीजों में काम करना शुरू किया। व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू वर्क इन द इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर में साइट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए? व्हाट हैज गिवन द इनफ मोटिवेशन कि आपने साइट कंस्ट्रक्शन इन सब एरिया में काम करना शुरू किया, एंड व्हाट वाज योर जर्नी अराउंड? जर्नी तो काफी एक्साइटिंग रही है सर। 52-53 साल हो गए। CIDC की स्थापना जो थी वो प्लानिंग कमीशन ने की थी 1996 में जी। और नीति आयोग क्योंकि उसका एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन की तरह से निकला जी, तो हमारे साथ में जुड़े रहे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इसमें खाली प्लानिंग कमीशन ही नहीं जी, बल्कि 4 हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली मुख्य मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री कह लीजिए आप जी, और बहुत से PSU, ये सारे साथ में जुड़े। जी। इसके पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि आपको पता होगा कि 90 के दशक में जी, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काफी जोर दिया जा रहा था। बिल्कुल कि उसको हमें डेवलप करना है जी। और इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि एक तो लोगों को रोजगार मिलना बहुत जरूरी है जी। दूसरी जो बड़ी चीज थी वो ये थी कि जो जीवन का, जो हम लोगों का रहने का तरीका था उस समय तक जी, उसमें परिवर्तन आने शुरू हो गए थे जी, और लोगों को बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता भी थी जी। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए
आप देखें कि पावर प्लांट बनने शुरू हुए, एयरपोर्ट बनने शुरू हुए, एनर्जी के सेक्टर में काम हुआ, एचबीजे पाइपलाइन और इस तरीके की चीजें जो थी वो बनी जी। और साथ ही साथ एक और बड़ी खास बात थी कि जो हमारा मध्य पूर्व एशिया था, जैसे कि जो हमारा गल्फ रीजन जिसको हम आज कहते हैं, बोलते हैं, वो वहां पे बहुत ज्यादा विकास होना शुरू हो गया जी। और उनके शहर बस रहे थे और उनके यहाँ पे काम हो रहा था जी। तो एक साथ आप ये कहें कि हमारे देश में भी काम बढ़ा जी। और साथ साथ में विदेशों में भी अवसर हमें मिले। तो हमारे बहुत से लोग जो थे वो आज भी हैं जी, जो कि गए जाके जिन्होंने देश के बाहर भी नाम किया अपना जी। और नाम करने के साथ में बहुत सारा जैसे बोलते हैं कि समृद्धि भी उनकी वजह से देश में आई। तो इसमें इतने अच्छे काम के अवसर मिले कि जिसकी वजह से देश देशांतर में जाने का मौका मिलता था जी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं आपको बताऊं इस इंडस्ट्री के बारे में सर। और जो युवा वर्ग है उनको भी ये सलाह है मेरी जी कि इस इंडस्ट्री में जरूर आए जी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है जी। और जब लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थानों पे जाते हैं, अलग भाषाएं आप सुनते हैं जी, तो ये सब सीखने का आपको मौका मिलता है, उनके आचार विचार समझने का मौका मिलता है जी। और तब आपको एक बात समझ में आती है जी कि जहां के भी लोग रहने वाले हों उनके सोचने का, समझने का, काम करने का, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं एक सी होती हैं। जबान अलग हो सकती है, थोड़े रीति रिवाज फर्क हो सकते हैं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसे ही वो भी सोचते हैं। तो ये एक बड़ा हम कहें कि आनंद देने वाला एक स्थिति थी और मैंने कहा कि मैं इसी फील्ड में काम करूंगा और अलग अलग साइटों पे जाऊंगा, काम करवाऊंगा। अच्छा, एक और बड़ी बढ़िया बात है इसमें, जब आप कहीं काम करा के आते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना के आते हैं तो आप याद रखें कि आपकी 3 क्या 5 पुश्त तक आप लोगों को बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपने बनाया था। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो हम तो कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो स्ट्रक्चर हमने बनाया जी। और उसका सबूत ये होता है कि जो उसकी ड्राइंग्स होती हैं, जो उसके डिजाइन्स होते हैं और रोज नामचे होते हैं, उसमें आपका सिग्नेचर पे आपका जिक्र होता है। और जिक्र के अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि हजारों लाखों लोगों के साथ आपका 1-to-1 संपर्क होता है और वो लोग आपको आखिर दम तक याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं जी। क्योंकि जो निर्माण की साइट्स होती हैं जी, वहां पे आप कहें कि अकेलापन होता है, वहां पर खाने पीने की वो सुविधा नहीं मिलती जो कि आपको अपने घरों में मिलती है, वहां पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 8 बजे से आप काम करते हैं और रात कितने बजे काम खत्म करेंगे उसका कोई पता नहीं, इसका कुछ पता नहीं जी जी। तो क्या होता है कि आपकी हालत एक ऐसे फौजी जैसी हो जाती है जो कि सीमाओं पे बैठा है। अब वो चाहे अफसर हो या वो सिपाही हो या कोई और पोजीशन का रैंक का आदमी हो, लेकिन सच बात यह है कि वो सारे एक टीम की तरह से लड़ते हैं जी। और हमारे लिए भी एक बड़ी जरूरी चीज है जी, काम को समय पर अगर हमने अच्छे तरीके से पूरा नहीं किया तो हमारी इज्जत चली जाती है जी, और इज्जत बहुत बड़ी बात होती है जी, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे अच्छा और क्या रोजगार हो सकता है, इससे बढ़िया समय गुजारने के लिए क्या हो सकता है, और वो भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से जी। तो आप ये देखें कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उनको मैं बराबर ये बात बोलता हूँ कि आप आए और जो असली काम है वो आप करें, और असली काम यही है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे निशान छोड़ के जाएं जो कि लोग कहें कि हमारे दादाजी या हमारे परदादाजी ने ये स्ट्रक्चर बनाया था। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे दादाजी जो थे वो भी सिविल इंजीनियर ही थे। अच्छा। और हिंदुस्तान में उस समय सिर्फ 3 कॉलेजेस होते थे। उन्होंने टॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की से जी ग्रेजुएशन किया, जिससे मैं पढ़ा हूँ, जहां से आप पढ़े। और आप ये देखें कि उस समय जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते थे जी,
आजादी नहीं मिली थी, ब्रिटिश रूल चलता था जी बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंबाइंड पीडब्ल्यूडी के प्रोविंस होते थे। जी। उनकी पहली पोस्टिंग हुई एसडीओ कटक, अच्छा, उड़ीसा में। और जब उड़ीसा में गए तो पहला काम उनको मिला कि जो सन टेम्पल है कोणार्क का, वो दफन हो चुका था रेत में। तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इसे बाहर निकालें। अब आप ये देखें, एक यंग आदमी 19-20 साल की उम्र उसकी, जिसको कि कुछ नहीं पता था कि कैसे किया जाए, उन्होंने वहां के लोकल जो वास्तुकार थे उनसे बुला करके वहां के पत्थरों की जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन थी वो समझी, क्या खतरे हो सकते हैं ये समझा, खाली स्ट्रक्चर को अगर हटा दिया जाए तो कैसे प्रेशर की वजह से वो चूर हो सकता है, ये सब सीखा उन्होंने। और उसके बाद में उनके साथ बैठ करके रात दिन खड़े होकर के वो मंदिर निकलवाया। वाह, जो मंदिर आज भी खड़ा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये बात मेरे भी अब सेकंड जनरेशन के बच्चे आ चुके हैं। मेरा नाती करीब 14 साल का है और उसको ये बात पता है कि उसके पर दादाजी ने सन टेम्पल में उन्होंने काम किया है। उसकी किताबें भी हैं। हाँ। उन्होंने किताबें भी लिखी उसके ऊपर जो कि पब्लिकेशन में है जी। तो ये एक बड़ा क्या कहें हम आपको, आत्मतुष्टि का इससे बढ़िया और कोई जरिया नहीं है। तो इससे अच्छा कोई प्रोफेशन ही नहीं होता है। सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअली में फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा विजिबल है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन का एक अलग तरीके का अनुभव कराता है हमेशा। हाँ। देखिए एक बात आपको और मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग ओरिजिनली सिर्फ 2 तरीके की होती थी। एक होती थी जो कि सिविलियन फ्रंट पे काम होता था, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता था। इसमें नहरें बनाना, शहर बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये सब होता था जी। और दूसरी होती थी जिसे हम कहते हैं गैरिसन इंजीनियरिंग जी। गैरिसन इंजीनियरिंग जो होती थी, जो फौजें होती थी हमारी, वो भी बहुत इंजीनियरिंग का काम करती हैं जी। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जी, MES है, या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जी, है ना जी, BRDO। तो ये सारे लोग जो हैं, ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक एरियाज होते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। और साथ ही साथ इनको एक और चीज सिखाई जाती है जिसको हम कहते हैं डिमोलिशन इंजीनियरिंग। हाँ। दुश्मन के इलाके में जाके कैसे उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सेनाएं लड़ती थी आपस में, तो लोग किले में बैठ जाते थे। अब किले को तोड़ने के लिए अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप अंदर कैसे घुसेंगे, और अगर अंदर नहीं घुसेंगे तो आप जीतेंगे कैसे। तो उसके लिए कैसे कैनन्स का इस्तेमाल होता था, कैसे आपको गोले फेंके जाते थे। डिमोलिशन की भी एक इंजीनियरिंग है, बिल्कुल 100% इंजीनियरिंग है जी जी। तो ये जो 2 ब्रांचेस थी, फिर कालांतर में सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दुनिया भर की इंजीनियरिंग निकलना शुरू हुई। ये स्पेशलाइजेशंस थे। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है, अगर आप अपने आप को सिविल इंजीनियर कहते हैं तो आपको इन सारी इंजीनियरिंग के बारे में, फंक्शनैलिटीज के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जी जी, ओवरव्यू तो होना ही चाहिए। ओवरव्यू होना चाहिए और आपको पढ़ते रहना पड़ेगा जी, सीखते रहना पड़ेगा जी। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर आप प्लेटो पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसके साथ एक और सर क्वेश्चन है, वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ही है, क्योंकि जीरो से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना हमेशा ही एक एंटरप्रेन्योरशिप फीलिंग देता है जी। आपने जीरो से स्टार्ट किया और यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल तक लेकर के आए हैं जी, विदाउट एनी टेम्पलेट, विदाउट एनी मे बी सपोर्ट की ये ऑर्गेनाइजेशन क्या रूप लेगी। तो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की मतलब थोड़ा सा उस तरह से बताइए कि फॉर्मेटिव ईयर्स में व्हाट यू आर थिंकिंग कि हम CIDC को किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। आज हमें लगता है कि CIDC इतने सारे कंट्रीज में है, इतनी सारी चीजों पे काम करती है, बट आई एम श्योर 96 में ये सब चीजें मतलब शायद एक कुछ ही इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा करना है। तो व्हाट वाज द टाइम फ्रेम, और क्या आप सोचते थे उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाउ विल यू बिल्ड इट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स एंड डिकेड्स। देखिए टाइम फ्रेम किसी भी प्रगति के लिए नहीं बनाया जा सकता है जी। और ये भी याद रखिए कि 1000 मील की अगर आपको यात्रा करनी है जी, तो पहला कदम उठाना पड़ता है। जहां तक है कि जीरो से शुरू करना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो सिविल इंजीनियर होते हैं
वो जिस प्रोजेक्ट साइट पे जाते हैं जीरो से वहां start जीरो से ही शुरू करते हैं। जी। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि यहाँ पर काम करना है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनना है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना है, सिर्फ इतना पता होता है। अब जब मैं इस संस्था में आया प्राइवेट सेक्टर को छोड़ करके, तो उस समय मुझे जो ऑब्जेक्टिव्स थे मेरी संस्था के, ये बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जो कमजोरियां थी हमारी इंडस्ट्री की, वो बहुत ही इंटीमेटली मैं काम कर रहा था देश और विदेश दोनों में, तो वो मुझे कुछ कुछ पता थी। तो जब बात हुई तो उसमें ये बताया गया मुझे कि प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्रीज, क्योंकि उस समय प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व ज्यादा नहीं था, सरकार का ही पैसा लगता था और सारी चीजें जो थी उसमें आप कहिए कि 90% जी प्रैक्टिकली सरकार का ही पैसा लगता था जी। सरकार बड़ी चिंतित थी और उसके पीछे दो कारण थे। पहला ये था कि जो प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते थे सरकार के द्वारा, जिन्हें 3 साल में कंप्लीट करना था, वो 3 की जगह में 5, 6, 7, 10 साल तक लग जाते थे। दूसरे, जो उसका एक कॉस्ट का आकलन किया जाता था कि इतने करोड़ रुपए का ये परियोजना होगी, पता लगता था कि 100 करोड़ का अगर मान लीजिए अनुमान लगाया गया था, तो वो जाकर के कंप्लीट होते होते तक 200, 300 और कई दफे तो 1000, 1200 करोड़ तक पहुंच जाता। हम लोग टाइम बढ़ता है तो अपने आप, तो इसको हम अगर साधारण भाषा में कहें संक्षिप्त रूप से, तो टाइम एंड कॉस्ट ओवररन एक बहुत बड़ी समस्या थी। जी। उसके साथ जुड़ी हुई और भी समस्याएं थी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो कंट्रैक्ट होते हैं, जो काम हम करते हैं, ये कंट्रैक्ट पे किए जाते हैं। कंट्रैक्ट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उन कंट्रैक्ट्स में मतभेद काम करने वाले और काम करवाने वाले के बीच में जरूर होता है। इसे हम कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट बोलते हैं। डिस्प्यूट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसकी वजह से 2-3 समस्याएं थी। पहला, प्रोजेक्ट रुक जाते थे, जो कानूनी व्यवधान थे वो आ जाते थे, और एक बोलता था कि इनकी गलती है और वो बोलते थे कि इनकी गलती है, तो वो झगड़ा जुगड़ी इस तरीके का चलता रहता। तो मुख्य रूप से ये 3 बिंदु थे जिनकी वजह से सरकार ने कहा कि नहीं भाई, हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो कि सरकार के साए में रहे, लेकिन उसके पास में वो फ्रीडम हो और वो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स ना हो जो कि सरकार में रहती है। सरकार के अपने देखिए नियम होते हैं, GFR है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि इसको हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी के रूप में मानते हैं, हम सब इसमें मेंबर रहेंगे, 31 लोगों का बोर्ड रहेगा, चेयरमैन जो इसके होंगे बोर्ड के, वो कोई बहुत ही एमिनेंट आदमी होंगे, और हम लोग बड़े भाग्यशाली थे कि पहले चेयरमैन जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर GV रामाकृष्णा। डॉक्टर GV रामाकृष्णा बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा कर्मशील आदमी थे, और आपको मैं बताऊं कि उनके द्वारा किए गए कामों में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना पहला, उसके वो फाउंडिंग चेयरमैन थे। उसके बाद में जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बना, उसके वो फाउंडिंग चेयरमैन थे, और प्लानिंग कमीशन में ये मेंबर भी थे। इससे पहले ब्रसल्स में जो यूरोपियन कमीशन होता है, उसमें इंडिया के एम्बेसडर भी रहे थे, और उससे पहले उन्होंने गजब का काम किया था कि जो एनर्जी की स्कैर्सिटी थी, बॉम्बे हाई में उस समय हमको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिल गए थे, तो HBJ पाइपलाइन का नाम सुना होगा आपने शायद, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, वो पाइपलाइन जो थी उसको ले करवाने की जिम्मेवारी एज ए सेक्रेटरी पेट्रोलियम रामाकृष्ण सर की थी। तो सरकार ने यह तय किया कि यही सबसे पहले अध्यक्ष बनेंगे, और स्टैट्यूट हमारा जो था उसमें यह तय हुआ था कि जो डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, वो हमारे पेट्रन रहेंगे। उससे हमें 2-3 बड़े फायदे थे। एक तो यह था कि प्लानिंग कमीशन का जो काम होता था वो ये होता था कि जो आपके राज्यों की स्कीम आती थी उनको देखना होता था, उनको समझना होता था, आकलन करना होता था कि इनको किस तरीके से फंड एलोकेशन किया जाए, ये सारी चीजें थी। तो ये काम हम लोगों ने शुरू किया इन 4 बिंदुओं को लेकर। लेकिन उसके बाद क्या होता है
जो आदमी नया घर बनाता है उसको बहुत सी चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी। जी तो सबसे पहली कमी जो हमें नजर आई जी वो ये आई कि हमारे जो नेशनल प्लान बनते थे उसमें निर्माण उद्योग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं था। हाँ तो 10वां जो नेशनल प्लान हमारा बना, 11वां बना, 12वां बना, मेरा सौभाग्य है कि वो प्लान डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे मौका दिया गया कि मैं उस ग्रुप का, हाई पावर्ड वर्किंग ग्रुप का मेंबर सेक्रेटरी रहूं। सारी मिनिस्ट्रीज के साथ बात होती थी, राज्य सरकारों के साथ बात होती थी, तो उससे हमें और कमजोरियां नजर आने लगी। तो ये सारी चीजें जो थी, एक तरह से कह लीजिए कि यू कीप ऑन बिल्डिंग द रोड लीडिंग टू द प्लेस वेयर यू वांट टू गो, बट ऑन द वे कीप ऑन लुकिंग एट द हैजर्ड्स आल्सो, कि क्या यहाँ तकलीफें हो सकती है, कोई शेर तो नहीं आ जाएगा, कोई भालू तो नहीं आ जाएगा, और उसके लिए आप आगाह भी करते गए लोगों को। तो ये सारी चीजें हुई। बैंक्स हमारे जो थे वो लेंडिंग में बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं करते थे, लेंडिंग बहुत कम जी। इंश्योरेंस कंपनीज, उनके प्रीमियम जो थे वो भी बड़े ही लॉपसाइडेड रहते थे। तो फिर हमने उसके ऊपर काम शुरू किया, रिस्क असेसमेंट शुरू किया, ग्रेडिंग करना शुरू किया, और भी इस तरीके का काम किया जिसमें हमने बैंकों को और इंश्योरेंस कंपनीज को बताया कि भाई सब लोग जो हैं वो रिस्क प्रोन नहीं होते, कुछ अच्छे काम भी करते हैं लोग, हम आपको फर्क करके बताएंगे कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। वेरी नाइस। तो उसमें ग्रेडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंटिटीज हमने शुरू की। एक मजे की बात बताएं आपको हम कि जब ये हमने करना शुरू किया तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाए। अब इंजीनियर होने के नाते मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ा हुआ था, सोशल साइंसेस भी पढ़ा हुआ था, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा हुआ था। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात शुरू की, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअरी करके लोग होते हैं जो कि इसका मैथमेटिकल असेसमेंट करते हैं। एक्चुअरी तो नेचुरल है कि मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये एक्चुअरी कौन होते हैं और ये कैसे असेस करते हैं जी। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि अगर आपको फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, इकोनोमेट्रिक्स का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस डायनामिक्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप रिस्क का असेसमेंट कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक्चुअरीज से मिलना शुरू किया और उसका परिणाम ये निकला कि जो एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसमें मैं पहले बैच में ऑनरेरी फेलो की तरह से शामिल हुआ। अरे वाह। ये बड़ा सम्मान था क्योंकि मैंने करीब 15 प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जो इंश्योरेंस कंपनीज को बिना किसी कॉस्ट के दिए। देखिए पैसे से हर चीज नहीं होती, तो जब दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप तो हमारे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने कहा रिसर्च तो मैं कर चुका हूँ। तो बोले कि फिर आप पीएचडी कर लीजिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो फिर पीएचडी भी हो गई और पीएचडी भी इसी इशू के ऊपर हुई, ग्रेडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंटिटीज पे। उसके बाद से कई स्टूडेंट्स को मैं पीएचडी और एमटेक गाइड भी कर चुका हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना होता है कि जो व्यावहारिक रूप से हमें आवश्यकता है, जिस चीज की जरूरत है उसकी रिसर्च करिए जी, प्रैक्टिकल जो जिसका इस्तेमाल हो सके। जी जी जी। आप जाकर के कोई बड़ा एक अनोखी किस्म की चीज बना लाएंगे जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो भाई वो फिर तो उसकी ऊपर कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल सही बात है जी। और वही मैंने देखा भी, जैसे आपका जो आई थिंक पीएचडी टॉपिक था वो भी असेसिंग बिजनेस रिस्क इन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्कुल ठीक बोल। तो और देखा जाए तो कितना प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। हाँ। जो कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में बिजनेस रिस्क इन जनरल होता है, चाहे वो छोटा कोई घर कोई बना रहा हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हो, या आप देखा जाए तो कितने एक्सप्रेसवेज हाईवेज बना रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। तो लेकिन सर उस समय इस तरह का टॉपिक लेना मतलब इट इज मोर लाइक ए पॉलिसी ड्रिवन टॉपिक ही है। मतलब जस्ट मे बी जस्ट अ क्यूरियोसिटी अराउंड हाउ डिड यू डिसाइड दिस टॉपिक। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि किस चीज की जरूरत है।
अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आज हमें किन चीजों की जरूरत है और हम लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। जी मैं पिछले 2 साल से जी और अब पिछले 2 महीने से जी जरूरत से ज्यादा उस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि जी। वो एक ऐसी जरूरत है जो हमारे सामने आने वाली है, बहुत जबरदस्त। तो देखिए, जी हम लोगों ने बहुत ज्यादा नए किस्म के काम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर शुरू कर दिए, जी लेकिन एक गंभीर समस्या है, जी हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। जी हमारे पास वो इंजीनियर नहीं है जो खड़े होकर के उन प्रोजेक्ट को वैसा एग्जीक्यूट करा दें जैसा हमें चाहिए। परिणाम क्या निकलता है कि प्रोजेक्ट हमारे अभी भी डिले हो रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ रही है, एस्केलेट कर रही है जी और कई दफे उनकी क्वालिटी जो होती है जी वो भी एक तरीके से क्वेश्चनेबल हो जाती है। जी और इसका जो मुख्य कारण है जी वो ये है कि आज जो हिंदुस्तान में हमारे पास काम है, मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ, हाँ, डोमेस्टिक मार्केट की, अगर वो काम हमको नियत समय पे पूरा करना है तो हमें 12.5 करोड़ लोगों की जरूरत है। 12.5 करोड़ लोगों, जबकि पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शायद 7-8 करोड़ नहीं भाई, अगर 7-8 करोड़ हो तो मैं आपको मिठाई खिला दूंगा। 2.5 करोड़ से ऊपर लोग नहीं। ओह, एट्रिशन, अच्छा, वर्कर जो आते हैं काम करते हैं, ये 2 महीना काम करके चले जाते हैं। हाँ, ये तो मतलब फसल के हिसाब से 31 राज्यों में से सिर्फ 3 राज्य बचे जहां से आपको वर्कर्स आ रहे हैं, बिहार, झारखंड, थोड़े उड़ीसा से और पूर्वी उत्तर प्रदेश। मतलब जो हमारे थोड़े से आप कह लें कि बहुत प्रॉस्परस इलाके नहीं है, जहाँ के लोग गरीब हैं, वही लोग जो हैं आ पाते हैं और कोई दूसरा नहीं आ पाता। दूसरी एक और समस्या से, ये तो मैंने बताया आपको वर्कर्स का। दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो फील्ड इंजीनियर्स हैं ये भी अब अवेलेबल नहीं है आपके पास। जितनी यूनिवर्सिटीज हम देख रहे हैं सबने इनटेक जो है, जो कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उसमें से बिल्कुल एकदम नीचे गिर चुका है नंबर। और जो लड़के आते भी हैं वो घूम फिर करके फिर आईटी या एआई के कामों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जी, और इधर ऐसा है भी सर कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बंद करके उसको आईटी और अब तो एआई में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब प्रश्न ये होता है कि जब आपके पास लोग ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे आप? ये बड़ी गंभीर समस्या है। जी, लोग हों तो उनको सिखा करके आप कर सकते हैं। जी। दूसरी एक और बड़ी आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी और आने वाली है, बिल्कुल तैयार खड़ी है। हो सकता है 15 दिन में आ जाए, हो सकता है महीने में आ जाए। अच्छा सर। हाँ जी। और ये हमारे लिए एक तरीके की बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, बहुत सा, जैसे कहते हैं कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए और साथ साथ में बहुत से देशों में मदद करने के लिए। ओके। वो क्या है कि जैसे ही ये जो गल्फ में हमारा जो चल रहा है, अब आप देखिए कि यूक्रेन में तोड़ा फोड़ी हो चुकी है, रूस में तोड़ा फोड़ी हो चुकी है, जी, ईरान में तोड़ा फोड़ी हो चुकी है, जी, इजराइल में तोड़ा फोड़ी हो चुकी है, और अब तो सुन रहे हैं कि भाई यूएई और आपका यूएई ये सब है, यहाँ भी बम फाड़े जा रहे हैं। जी, ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, जी, ये सड़कें तबाह हो रही हैं, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, जी, स्कूल टूट रहे हैं। आदमी तो जिंदा रहेंगे, और जब जिंदा रहेंगे तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जी। अब आप मुझे बताएं कि हर छठा आदमी जिस देश का इस दुनिया में है उसका नाम भारत है। हमारे अलावा कौन लोग हैं जो कि जाके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो हमने बहुत से नए ऐसे रास्ते अब निकाले हैं जिससे कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ के लाए। अब देखिए हमारी कमजोरियां कहाँ कहाँ आ रही हैं। महिलाएं हमारे बिजनेस में नहीं आती। हाँ सर, सिविल इंजीनियरिंग में तो महिलाएं बिल्कुल नहीं जाती, दिखती नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर आती भी हैं तो वो कहीं ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए, नहीं तो फील्ड पे जाने के लिए तो नहीं आती। हाँ, साइट के लिए तो नहीं है। 75 में जब मैंने काम शुरू किया था उस समय निर्माण उद्योग जो था वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर माना जाता था। अच्छा, पति पत्नी और इवन बच्चे भी आते थे। फिर लेबर लॉज में परिवर्तन हुआ, बच्चों को मना कर दिया गया, लेकिन महिलाओं को तो नहीं मना किया गया।
परंतु लोगों ने तय किया कि नहीं, महिलाएं जो अब घर में रहेंगी, हम जाके काम करेंगे। तो आधा तो आपका उसी से ही खत्म हो गया। फिर हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि पुरुष और महिलाओं के अलावा हमारे यहाँ एक तीसरा जेंडर भी है, जिसकी संख्या काफी है। इनका काम क्या है? उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, पुरुषों के हिसाब से ही रहती है। तो हमें किसी डॉक्टर ने कहा है कि हम जो है ट्रांसजेंडर्स को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। आपको मजे की बात बताते हैं कि इस दिशा में भी हम पहल कर चुके हैं। अरे वाह। और ट्रांसजेंडर सेल हमारा है जी। जिसको कि लीड कर रही है एक महिला है। अरे वाह। और सिविल इंजीनियर है, और बड़ी ब्राइट सिविल इंजीनियर है। उनकी अपनी कंपनी है। शुरुआत है, लेकिन जब शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। जी। लोग जुड़ते भी हैं। जी, आप समझ रहे हैं बात जी को? जी जी। हमें इन सब लोगों की जरूरत पड़ेगी, न सिर्फ देश में काम करने के लिए बल्कि विदेश में भी। जी। आपको मैं बताता हूं कि जब अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था जी, तालिबान के हटने के बाद, तो सबसे पहले भारत सरकार की ओर से मेरे साथ और करीब 30-32 लोग थे जी, जिनको भेजा गया था कि जाकर के आप असेसमेंट करिए और असेसमेंट के अलावा काम शुरू कराइए। जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय अब आ चला है। जी। आपके पास महीना 15 दिन का समय बाकी जी। उसके बाद क्या करेंगे आप? जी। लोग हैं नहीं आपके पास। जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यही वक्त है जी, जबकि हम अपने खोई हुई चीजों को फिर दोबारा वापस ला सकते हैं। हमारे यहाँ पर समस्या चल रही है, जो हमारा युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी के लिए बैठा रहता है कि हम सरकार में नौकरी करेंगे। इंतजार करते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, पैसे अपने घर के लगाते हैं। हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 साल जो है वो बैठे रहते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी अब आप की। मुझे ये बताइए कि वो 5-6 साल में जी। वो लड़का तो जो या लड़की जो है वो तो खड़े होकर के प्रोजेक्ट को चलाने की हैसियत पे आ जाती है। उसको अकाउंटिंग के बारे में पता होता है, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पता होता है, वो रूडिमेंट्री आईटी जो सॉल्यूशंस हैं उसको भी लगा सकती है। सिविल इंजीनियरिंग जानती है या जानता है, ठीक है ना, कॉस्टिंग समझता है, लीगल न्यूएंसेस समझता है। अब आप मुझे बताइए कि इतनी सारी चीजें जानने वाला आदमी ये तो अनमोल हो जाता है ना। हाँ सर, एक इसमें एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जैसे जनरली इस फील्ड में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं प्राइमरली, जैसे आपने भी बीच में एक चीज छेड़ी कि लोग आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं। उसका एक बेसिक या एक नेचुरल रीजन यही है कि उसमें जो रिन्यूमरेशन कंपोनेंट है वो इतना हाई है कि शायद इस तरह की फील्ड में लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो एक तो पे जो डिस्पैरिटी है उसको जरूर एड्रेस करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन एरिया। द सेकेंड एरिया सर, जैसे आपने बताया वर्कफोर्स की कमी है, बट हमें ये भी लगता है कि जो स्किल गैप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सीआईडीसी का तो मतलब वन ऑफ द मे बी आई थिंक फ्लैगशिप एक्टिविटी या प्रोग्राम भी स्किल इन्हांसमेंट ही रहा है। आपने खुद कितनी सारी ट्रेनिंग्स में आपने दिया हुआ है। बट जैसे दो कंपोनेंट सर, एक तो रिन्यूमरेशन कंपोनेंट को कैसे आपको मतलब व्हाट इज योर थिंकिंग कि ये गैप को कैसे फिल किया जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और फिर हम लोग स्किल गैप की बात करते हैं। बहुत अच्छा जी। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं स्किलिंग के ऊपर जा रहा हूँ। पहले जी, दुनिया में सबसे अच्छा टीचर कौन होता है आप बताइए? दुनिया में सबसे अच्छी टीचर आपकी माता जी, हमारे पेरेंट्स मतलब माँ। हाँ, आपकी माता होती जी। माता आपको बचपन से, जबकि आप चलने के योग्य नहीं होते हैं, तब से चीजें सिखाती है, नहाना धोना सिखाती है, आचार विचार सिखाती है, कहानियां सुनाती है। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, किचन में जब आपकी माँ काम करती है तो कैसे खाना बनता है ये भी सिखाती है, घर को कैसे मैनेज किया जाए, सब्जी कैसे खरीदा जाए ये सब पढ़ाती है। रोल इन वन क्या होता है? शी इज द प्रोक्योरमेंट मैनेजर, शी इज द फाइनेंस मैनेजर, शी इज द बजट मेकर, शी इज ऑल्सो द कुक, शी इज द वॉशर पर्सन एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स। ये सिखाने में आपकी माँ को कितना समय लगता है? जब तक आप 10 साल की उम्र तक आते हैं तब तक आप 70% ये चीजें सीख चुके होते हैं। ठीक, हमें अगर लोगों को सिखाना है तो जो हमारे तजुर्बेकार लोग हैं
उनके नीचे शागिर्दी में इन बच्चों को हमें सिखाना है। अब दूसरा सवाल जो आपने कहा रिम्यूनरेशन का, आपको बहुत आश्चर्य होगा जान करके कि जो ऑर्डिनरी वर्कर आज काम कर रहा है, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, उसको 1000 से 1200 रुपए प्रतिदिन का वेज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? महीने में 35 से 36 हजार रुपए। रहने का स्थान फ्री मिलता है, भोजन की सब्सिडी मिलती है, पानी मिलता है, और बाकी चीजें जैसे कि वाटर कूलर और ये सारी चीजें उसको मिलती हैं। खाना पकाने के लिए उसको ईंधन मिलता है, ये उसका एम्प्लॉयर देता है उसको। अगर आप कॉस्ट टू कंपनी देखेंगे तो वो 40 से 50 हजार रुपए तक पहुंचती है। इसके मुकाबले में जो इंजीनियर साहब हमारे कॉलेज से आते हैं उनको 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, जबकि वो क्वालिफाइड है। तो अब हमने क्या कहा है कि यूनिवर्सिटीज ज्यादा लोगों को बना नहीं रही, गैप है। तो मैंने एक ऐसा पुराना नुस्खा, एक देखिए हमारे यहाँ समस्या और है वाजपेयी जी, हम लोग इतिहास पढ़ते नहीं। इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत से सोल्यूशन मिल जाते जी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें भारत के जितने भी डॉक्टर्स थे क्वालिफाइड, उनको फौज में भर्ती कर दिया गया था ब्रिटिश, जो कि नहीं रहे। सडनली बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, क्या करें, कहां से डॉक्टर आए? सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो कंपाउंडर, जो ड्रेसर्स डॉक्टर साहब के नीचे 7 साल 8 साल काम किए हुए हैं, उन्हें सारी विधाएं पता है, हम उनको लाइसेंस दे रहे हैं, क्या, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप समझे बात जी जी। और उसके 2 साल के बाद में कहा कि भाई अब आपको लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर हम बनाएंगे। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए। और उसके 1 या 2 साल के बाद में आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर के MBBS की डिग्री ले सकते हैं। जाने कितने ऐसे डॉक्टर बने और बहुत ही ज्यादा महारत थी उनको, और उन्होंने मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च, इन सब चीजों में बहुत कंट्रीब्यूशन भी किए। आप समझ रहे हैं बात को? तो मैंने ये उदाहरण पकड़ा जी, और मैंने अब ये कहा कि जो हमारे काम करने वाले वर्कर हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा, साइट पर ही पढ़ाऊंगा, उनको सुपरवाइज करेंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये वो होंगे जिनको कि काम का और हुनर की जानकारी है। टीचर चाहे 60 साल का हो या 70 साल का हो, टीचर टीचर होता है। गलत करेगा तो उसको सिखाने की जिम्मेदारी। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, उससे एट्रिशन खत्म हो चुका है। अच्छा जी। और आज की तारीख में करीब 2000 लड़के जो हैं वो तैयार हो गए, और उनको जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बढ़िया एक प्रोग्राम निकाला है, मैं उसका फायदा दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के बैचलर ऑफ वोकेशन का डिग्री उन लोगों को मिलने की प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये 3 साल का मॉडल प्रोग्राम है। पहले साल में उन्हें डिप्लोमा इन वोकेशन मिलता है, दूसरे साल में एडवांस डिप्लोमा इन वोकेशन, और तीसरे साल में बैचलर ऑफ वोकेशन। स्पेशलाइजेशन किन चीजों का है? एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, मैरीन कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 36 इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, और ये सारी पढ़ाई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही होती है। अच्छा, बस वही इम्तिहान होते हैं। और मजे की बात बताता हूँ, बैच निकलने शुरू अब हो गए, और ये सारे लड़के जो हैं वो अब जा रहे हैं रेगुलर इंजीनियरिंग पोजीशंस में। अच्छा, दे हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट, दे डोंट गो फॉर एट्रिशन। तो ये सर जो इनिशिएटिव है CIDC का UGC के साथ में मिलकर, मतलब हाउ UGC has actually designed the program. अच्छा सर। And various universities have been authorized to offer this program. ओके सर। जो recognized universities हैं वो ऑफर करती हैं जी। 5 यूनिवर्सिटीज के साथ में हमारा MOU है जी। कंडक्ट प्रोग्राम करना, परीक्षा करवाना, बाकी सब चीजें पढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है।
यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है टू बी द ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो टू इशू द जॉइंट डिग्री। ओके, जॉइंट डिग्री मतलब सीआईडीसी एंड यूनिवर्सिटी। ओके, जी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज के समय में मैं देखता हूँ कि हम लोग बिल्डिंग्स में बहुत सारा काम करते हैं। भाई मैं आपसे एक सवाल सिर्फ पूछता हूँ सर, आप जिस कार में आए हैं जी उसका ड्राइवर क्या ऑटोमोबाइल इंजीनियर है? नहीं, ड्राइवर है ना। जी 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 और वो खाली गाड़ी चलाना ही नहीं जानता है। जी, गाड़ी में छोटी मोटी खराबी हो जाए तो उसे ये भी पता है कि कहाँ गड़बड़ हो कहाँ रहा पे है गड़बड़ हो सकती और है। कहाँ ठीक कराना है। हमें तो ड्राइवर चाहिए ना, बात साफ है। अब वो ड्राइवर जब बहुत ज्यादा गहरे में जाना शुरू करता है तो वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्यों ना बने? आप समझ रहे हैं बात को? जी, यूनिवर्सिटीज के खुलने से पहले भी तो हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर होते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्डिंगें तो उस समय की भी बनी हुई हैं। जी जी आर्किटेक्ट तब भी होते थे, जी, तो वो कहाँ सीखते थे? बिल्कुल ठीक बात है सर। सर एक और पर्सपेक्टिव है, जैसे हमें लगता है कि जैसे नेशन भारत जो है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। जी हम अभी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं, हम कुछ समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हो जाएंगे। जी इस सब ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनएविटेबल है, जी बिल्कुल होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और उसके लिए वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हम लोगों ने इन जनरल भी देखा है कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज शिफ्टेड। बिल्डिंग्स में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो पहले लोड बेयरिंग वॉल होती थी, फिर कॉलम बीम स्ट्रक्चर हुआ, अब आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन हुआ। सिमिलरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी वी हैव सीन द डिफरेंट डायमेंशंस। जी टेक्नोलॉजी साइड में सर क्या क्या चीजें हैं जो कि सीआईडीसी के स्कोप में है, या इन जनरल लेट्स से लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है कहीं भी। हर वो चीज जो कि हमें जरूरत है वो सीखने के लिए हम तैयार हैं जी, और जो चीज सीख गए हैं उसको सिखाने के लिए भी तैयार है। कोई भी सीखने वाला हो हम उसे सिखाने को तैयार खड़े। मैंने आपको अभी बताया जी कि लड़के लड़कियां पुरुष महिला ट्रांसजेंडर हमें सबकी जरूरत है। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि जहां आपके पास में एक तरीके का अकाल पड़ा हुआ है जी, 12.5 करोड़ लोगों की जहां जरूरत है, वहां सिर्फ 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ अगर आपके पास है, मैं तो जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय हैं सबको मैं मैसेज भेज रहा हूं बराबर कि हम सब एक बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ये विरोधाभास है जी। यंग लड़के लड़कियां बेरोजगार हमारे यहाँ बैठे जी, जो कि समस्या बड़ी तेजी से पैदा करेंगे। हमने देखा, अभी नेपाल देखा या बांग्लादेश देखा जी, हमारा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है इस वजह से वो इंसुलेटेड है थोड़ा जी। लेकिन सवाल ये कितने दिन आप यंग लोगों को रोकेंगे? जी, तो श्रीमान आप यहाँ पे अपने यहाँ जी यही सब करवाइए कि जिससे कि हमारे जो खाली बैठे हुए लड़के लड़कियां हैं जी वो लोग इस दिशा में चलें। जी सर, तो इस तरह के जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने ये भी देखा है कि सीआईडीसी ने लगभग 1 मिलियन के आसपास में लोगों को ट्रेन किया है, लगभग 10 लाख लोग। ये नंबर छोटा नहीं है, बट शायद देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही छोटा है। ये कुछ नहीं है, ये दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। जहां आपको इतने करोड़ लोगों की जरूरत है वहां पर 1 मिलियन या 2 मिलियन करके आप क्या कर रहे हैं? जी, तो मैं उन चीजों से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। जी जी जी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि इट ऑलवेज रिक्वायर्स 2 to tango। रखने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये जो है उसको नुकसान दे रहा है। जी सर, एक ये बताइए कि जैसे 1 मिलियन से 10 मिलियन ले जाना है लेट अस से 2030 तक, जी, मतलब 3 मेजर स्टेप क्या होने चाहिए? जैसे सीआईडीसी एक पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट जैसे क्या है कि कोलैबोरेटिव, यू आल्सो मेंशन कि अगर प्राइवेट सेक्टर के और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, यू मेंशन मी आल्सो। इतना आसान है जी, इतना आसान है जो हम जितनी राज्य सरकारें हैं सबसे बार बार बोल रहे हैं जी, जितने हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बार बार बोल रहे हैं जी कि आपका जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें ये मैंडेटरी कर दीजिए जी कि इतने % वर्कर जी आपके स्किल्ड होंगे जी और इतने आपके पास में फील्ड इंजीनियर्स होंगे जो कि इस रास्ते से पढ़े हुए हों। ओके सर।
और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है जी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट MES जी बहुत से स्टेट PWDs ने अपने यहाँ पे पार्शियली इसको लागू भी कर दिया है। अच्छा सर, आप समझ रहे हैं बात को? जी लेकिन अभी हम शुरुआत के स्टेज में ही हैं। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया पिछले 12 साल से चल रही है, लेकिन हम अभी अपने दिमाग का वो जो फेटिश होता है ना, उसको तोड़ नहीं पाए हैं कि इंजीनियर का मतलब है कि उसके पास में BE या BTech होना चाहिए। उसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल जाकर के पढ़ना पड़ेगा, वहां से डिग्री ले आएगा, चाहे उसे कुछ आता हो या ना आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू सर कि जिसने 4 साल कॉलेज में पढ़ करके डिग्री लाया है वर्सेस 2-3 साल इसने साइट पे किया है जी। मे बी आई थिंक 2-3 साल जो साइट वाला है ही मस्ट बी नोइंग बेटर। डेफिनेटली जी डेफिनेटली। आपको मैं बताता हूँ, जापानी कंपनियों में ये समस्या नहीं है। हमारे पढ़ाए हुए लोग, CIDC के पढ़ाए हुए लोग जिनके पास डिग्री भी नहीं है, उनके पास खाली ट्रेड सर्टिफिकेट है, दे हैव रीच्ड टू द पोजीशन ऑफ मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल। एक दो नहीं, कई एग्जांपल्स हैं ऐसे। जी जी जी। अरे देखिए साहब, पुरानी कहावत है ना कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं। समझे? आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, गोरे क्यों ना हो, अगर काम नहीं कर सकते हैं तो जयराम जी की जाए। जी 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 जी, है ना? एक सर इसमें जैसे कि मतलब CIDC लगभग 52 ट्रेड्स में ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। हाउ डू यू डिफाइन और डिसाइड द ट्रेड? मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, बट किस तरीके की ट्रेड को कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको बिल्ड करना है, व्हाट इज द प्रोविजन? देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी। कुछ चीजें होती हैं जो कि मौलिक चीजें होती हैं, जो आपको जानना जरूरी है। जी। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में काम करें, जी, आपको गणित जानना जरूरी है। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। आपको भाषा ज्ञान होना जरूरी है। जी। ये दो चीजें जो होती हैं, ये पहली नॉलेज होती है आपकी। अब जब ये आपके पास आ जाता है तो बहुत सारी और चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं। भाषा ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो ज्ञान पुस्तकों में है वो आप तक पहुंचाने का ये एक तरीका है। आप समझ रहे हैं बात जी। को? और दूसरा होता है कि जब आपको गणित आता है तो गणित से आप बहुत सी ऐसी चीजें कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। लॉजिक एस्टैब्लिश हो जाता है। लॉजिक भी एस्टैब्लिश होता है जी। अब उसके बाद आप भाषा शास्त्र पढ़ते हैं, आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं, आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब भी जरूरी है, लेकिन होता क्या है कि वो सेकेंडरी होते हैं। जी। और उससे पहले इन दो चीजों के अलावा जब आप भाषा ज्ञान और आपको गणित का ज्ञान हो जाता है, नंबरों का ज्ञान हो जाता है, तब अगली चीज आपको जानना जरूरी होता है जो मौलिक विज्ञान होता है। जो समझ लीजिए कि आपका वैश्विक सत्य है, जैसे सूर्य है, वो आपका पूर्व से उठेगा, या जिस दिशा से वो उठता है उसे हम पूर्व कहते हैं। आप समझ रहे हैं बात? जी जी जी। जहां वो डूबेगा उसे हम पश्चिम बोलेंगे। उत्तर और दक्षिण बोलते हैं। इससे क्या पता लगता है? आपका कोऑर्डिनेट क्या है, आप कहाँ हैं। जी। अगर मुझे जानना हो कि आज हम कहाँ बैठे हैं, तो हम बताते हैं कि इतने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आप जो हैं हाजिर हैं। हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है, बता दिया आपको मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि और बहुत सी उसके जुड़ती जाती हैं चीजें। आपको भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, पीछे कैसे कैसी परिस्थितियां आई, लोगों ने कैसे उनका संकट का निवारण किया, ये सारी चीजें आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी वो सब चीजें आने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है सर, अच्छी और बुरी दोनों। जी। मैं किसी दार्शनिक के तरह से नहीं बोल रहा हूँ। जी जी जी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आयु इस समय 73 साल की है। जी। मैं जब बच्चा था उस समय मेरे जो पितामह थे, पिताजी थे जी, उनका ये कहना था कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। मेरी पैदाइश 1953 की है। अच्छा, दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी जी। बड़ी हॉरर स्टोरीज थी, एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था हिरोशिमा नागासाकी जी। उसके बाद में लोगों ने कहा कि भाई अब लड़ाई भिड़ाई हम नहीं करेंगे, हम लोग जो है मतलब पूरे विश्व का निर्माण करेंगे जी। मार्शल प्लान लगा, पूरा यूरोप रिकंस्ट्रक्ट हुआ जी, जापान पूरा रिकंस्ट्रक्ट हुआ, बाकी और सारे क्षेत्र रिकंस्ट्रक्ट हुए, इंडिया में भी बढ़ोतरी हुई।
ठीक है, व्यापार का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने आवागमन शुरू किया, अलग अलग देशों में जाने लगे। मैं अपनी आपको बताता हूँ जी 1995 में CIDC ज्वाइन करने से जस्ट पहले जी। मैं काम कर रहा था एक कैनेडियन कंपनी के साथ, अच्छा सर। और जहां पे मुझे जाके काम करना होता था वो जगह कहलाती थी येलो नाइफ फोर्ट मैकमरे, कनाडा। येलो नाइट फोर्ट मैकमरे। येलो नाइफ, येलो नाइट छुरी। ओके। यहाँ का जो डेली टेम्परेचर होता था, हाँ एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ -25। हाँ हाँ। कनाडा में ड्रिल नहीं होती है ऑयल, वहां पे माइन होती है। मिट्टी जो है वो रिच है जी। उसको सेंट्रीफ्यूज में लगा करके निकाला जाता था। पूरा वातावरण जो रहने का था वो कृत्रिम था, मैन मेड था। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको जानना होता था कि उन सिस्टम्स में कैसे आप रहें ताकि आप कुछ काम कर सकें। जी। तो रेगिस्तान में भी हम जाते थे, जी जैसे सऊदी अरेबिया में जुबैल और यानबू का काम हो रहा जी था, जी जी। वो रेगिस्तान थे, और वो कनाडा और वो डीप स्नो वाला एरिया था, आइस वाला एरिया है, परमाफ्रॉस्ट था वहाँ। लेकिन मजा देखिए आप, ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन के करियर को परस्यू करता रहा। हाँ सर। आप समझ गए बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितना आसान है। तो मैं यही जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उनको बार बार यही बोलता हूँ कि आप आइए, इतना विशद क्षेत्र है, आपके ज्ञान का विज्ञान का इतना विस्तार होगा, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। मैं आज भी साइटों पे जाता हूँ, आई नो सर, और खड़े होकर के वहां पर 3 मंजिल तक बड़े आराम से चढ़ करके जाता हूँ। सर इसमें एक और पर्सपेक्टिव है जो कि मुझे लगता है कॉन्टेम्पररी है, जैसे सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इन जनरल मतलब भारतवर्ष में पुराने स्ट्रक्चर से लेकर के कॉन्टेम्पररी स्ट्रक्चर या फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चर में सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड माना जाता है। बट जब हम लोग इस तरह की स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो अभी आज के समय बिल्डिंग्स हो उसमें एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही हो, बट जो हम लोग लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हैं वहां पर भी बहुत सारे इस तरह के की कंपोनेंट डिफाइंड है। तो एक तो है कि CIDC का स्पेसिफिक ग्रीन रेटिंग इनिशिएटिव कुछ है क्या, और इस तरह की इनिशिएटिव को जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक इनिशिएटिव है धरती, उस तरह की इनिशिएटिव को इस तरीके की जो ग्रोथ पाथ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। देखिए इसमें एक जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी, एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि उन एग्जांपल से बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। जी जी। आपने अपने घर में पूरी सफाई कर दी जी, जितना भी कूड़ा कचरा डेबरी था वो सारा हटा दिया जी, आपके घर में जो भी घुसेगा वो यही कहेगा कि वाह बहुत साफ है, बहुत साफ है, बहुत अच्छा है जी। लेकिन आपने क्या किया कि अपने पिछवाड़े से उठा करके सड़क पे डाल दिया। जी जी। तो आप बताइए कि वो जो नेगेटिव जो डेब्री जो बेकार चीज है जो कि आपके जीवन पे असर डाल रही है उसको सिर्फ आपने आंखों से दूर किया। जी। आज आप किसी भी सड़क के किनारे देखेंगे गार्बेज के ढेर पड़े हुए। जी। यमुना जी में जाइए देखिए आप, झाग और फेन आपको दिखाई देता है। हम कर क्या रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी की क्या बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं जी। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा, न कि खाली एक एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर की तरह से। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं कि इस विषय पे हम लोगों ने, मैं समझता हूं कि शायद मेरी जानकारी में मेरे अलावा, हमारे संस्था के अलावा किसी ने नहीं किया है जी। बहुत एक बड़ा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं एम्बॉडीड एनर्जी जी। उसका शेड्यूल जी अलग अलग किस्म के एक्टिविटी के लिए जी वो हम लोगों ने अपना तैयार किया है। वेरी नाइस। ठीक है। उसकी बेसिस पे हम लोग असेसमेंट करते हैं और अभी 10 तारीख को मैं फॉर्मली अनाउंस कर रहा हूँ जी ग्रीन रेटिंग, जो कि सस्टेनेबिलिटी के पीछे जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। खाली 2 या 3 पैरामीटर की बेसिस पे आप किसी चीज को ग्रीन नहीं कह सकते। ईमानदारी की बात आपको बताऊं, सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट घर कौन से होते हैं?
जो हमारे बाप दादे गांव में बनाते थे घास फूस से, बिल्कुल, मिट्टी से, गोबर से। जी लेकिन क्या आप रह सकते हैं उसमें? अब आप नहीं रह सकते। जी तो हमको इनके बीच का एक बैलेंस कहीं पे स्ट्राइक करना, ऑल्टरनेटिव मटेरियल भी लाना होगा। अल्टरनेटिव मटेरियल पे भी काम कई जगह चल रहा है। चल रहा है सर। इसमें जैसे आपने मेंशन किया एम्बॉडीड कार्बन का, जी बिल्कुल बहुत ही रेलेवेंट कंपोनेंट है, बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस नहीं करेंगे जी तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा, बिल्कुल। अब नहीं तो 20-25 साल में इतना सारा कुछ बन जाएगा कि उसको डिमोलिशन इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक स्पेशलाइज इंजीनियरिंग की तरह लोग भी यूज करनी होगी। और उसमें देखा है तो सीमेंट एंड स्टील दो स्पेसिफिक मटेरियल हैं जिनका एम्बॉडीड कार्बन बहुत हाई है, ऑलमोस्ट लाइक 16 to 18% है ग्लोबली। और इसके ऑल्टरनेटिव मटेरियल भी हैं, जैसे स्टील में भी लो कार्बन स्टील है, या ग्रीन स्टील की टैक्सोनॉमी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अभी रिलीज की है। सीमेंट में भी इस तरह के लो कार्बन सीमेंट या लो कार्बन कंक्रीट मैकेनिज्म आ रहे हैं। तो एक तो है कि जैसे आपका इनिशिएटिव है ग्रीन, उसमें लो कार्बन सीमेंट का या लो कार्बन या एम्बॉडीड कार्बन का कंपोनेंट आएगा। बट इस तरह के जितने भी मटेरियल ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएट करने के लिए देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। जैसे आपने बताया ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अपने आप में एक बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। बट जब हम लोग और कंट्रीज देखते हैं, जैसे आपने साउथ कोरिया, जापान, इन सब में ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बहुत ही मैच्योर्ड है। बट इंडिया में अभी इस चीज को लेकर के इतना एक्साइटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया जा रहा है, बट एक्साइटमेंट है, बट उतना काम नहीं किया गया है। तो ग्रीन रेटिंग का जो कंपोनेंट है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में उसका हिस्सेदारी आएगी। जी है ना सर? थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर आपकी तरफ से मिले तो। हाँ, मैं उसमें एक आपको बात बताता हूँ। आप अगर एक बोलते हैं ना कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, ये एक बड़ा क्लासिकल पुराना सवाल है। जी। तो आप ये इंतजार करें कि सरकार इस चीज को तय करेगी तो हम ये करेंगे। जी। और जब तक सरकार नहीं करेगी जब तक हम नहीं करेंगे। जी। मुझे एक बात बताइए। जी। अगर कोई चीज आप करना चाहते हैं जी, और आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं जी कि ये चीज अच्छी है, और आप बता सकते हैं लोगों को कि ये अच्छी क्यों है जी, लेकिन सबसे पहले तो आप खुद कन्विंस होने चाहिए। हाँ, कन्विक्शन तो बिल्ड होना ही चाहिए। अगर वो कन्विक्शन आपके पास है जी, तो मैं आपको शर्तियां बता देता हूँ कि फिर वो चीज चल निकलती है। आप मुझे बताइए जी, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मैं इंजीनियर बना रहा हूँ जी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए ब्लास्फेमी जी। जब मैंने बात किया लोगों से तो उनका अरे साहब क्या बात कर रहे हैं जी, इंजीनियर इंजीनियर होता है, वर्कर वर्कर होता है। मैंने कहा कि एक बात बताइए, अगर ये इंजीनियर जिसे आप इंजीनियर कहते हैं इसके घर में पैसे रुपए नहीं होते और ये कॉलेज नहीं जाता तो ये क्या होता? ये भी वर्कर ही होता। ये भी वर्कर ही होता। सही बात। और आप क्या समझते हैं, मैंने उस समय के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किया था जी। शुरू के 6 महीने आई हैड टू वर्क अंडर द फोरमैन, और वो फोरमैन जो था वो मुझे दौड़ाता था पूरे प्रोजेक्ट साइट। आप समझ गए? वो सिखाता भी था, पढ़ाता भी था। जरूरत पड़ती थी तो सीमेंट की बोरी जैसे वर्कर लाद के ले जाते हैं, मैं भी लेके जाता था, बिकॉज एक ग्रुप था, एक काम था हमारा, उसे कंप्लीट करना था। और अगर आप ये नहीं सीखेंगे कि ईंटा कैसे उठाया जाता है, बोरा कैसे उठाया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका वर्कर है उसकी गर्दन टूटने से आप बचा पाएंगे उसको? तो पहले आप तो कर लीजिए ना जी। तो भाई हमें पहले तो दिमाग में जो हमने दीवारें खड़ी की हुई हैं ना कि ये हम सीख सकते हैं, ये हम नहीं सीख सकते हैं, and we have sociological prejudices that I belong to this caste, I belong to this class, therefore I can't do that. In my opinion, if you are a professional, you are a professional. जी। और एक और बात आपको बताता हूँ, आप अच्छे इंजीनियर तभी बनते हैं जबकि आपके नीचे काम करने वाला आदमी आपको इज्जत की निगाह से देखे। सही बात है। और वो इज्जत तब आपकी करेगा जबकि आपको काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भूल जाइए, वो जी साहब करेगा, बट बस इतना ही।
बिल्कुल सर, एक और बस मे बी आई थिंक क्वेश्चन है जो वो रेलिवेंट से मुझे लगता है। जी ज्यादातर केसेस में हम लोग जैसे बिल्डिंग्स में अभी ज्यादा काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से, जी और जो चैलेंज हम लोग को दिखता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनको उस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता है कि हमें सस्टेनेबिलिटी का जो लेट्स से पैरामीटर्स हैं उसको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ज्यादातर क्या है कि डिजाइन स्पेसिफिक्स तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे सोलर पैनल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, बट साइट की भी बहुत सारी चीजें हैं। जो साइट पे काम करवा रहे हैं लोग, जी जी। क्या उन्हें खुद इस बात का इल्हाम है? क्या वो समझते हैं? हाँ सर, वो अगर नहीं बिल्कुल। समझते हैं जी, तो वो अपने वर्कर को क्यों कैसे समझाएंगे? नंबर 2, अगर आपने ये तय कर लिया कि इसकी समझ में आएगा ही नहीं इसलिए मैं इसे नहीं सिखाऊंगा, आप जानते हैं सबसे खराब टीचर कौन होता है? सबसे खराब टीचर वो होता है जो कि जज करता है कि ये लड़के को ये समझ में आएगा तो मैं इसे पढ़ाऊंगा, और ये नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे पढ़ाऊंगा ही नहीं। वेरी नाइस। जी, सही बात है। दैट इज अ वेरी प्रेजुडिस्ड ओपिनियन। जी। हाउ आर यू अंडररेटिंग द स्टूडेंट? मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से एक किस्सा बता रहा हूँ, मजेदार। सर, हम लोग सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री का हमारा हम लोगों के यहाँ पे जब मैं पढ़ता था जी 10 सेमेस्टर होते थे, 5 साल का कोर्स होता था। जी आप ये देखिए कि उसके बीच बीच में क्विज होती थी और क्विज की वेटेज होती थी, फिर उसके बाद मंथली एग्जाम होते थे और 3 महीने के बाद में सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम होता था। जी। तो मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर एम बी जॉर्ज करके, जी जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे। उससे पहले डॉक्टर सीएनआर राव पढ़ाते थे, जी, जो कि अकेले एक भारत रत्न हुए हैं। अच्छा, उन्होंने पढ़ाया मुझे। वाह। जॉर्ज साहब जो थे उन्होंने हम लोगों का इम्तहान लिया क्विज में। पता चला कि जो हाईएस्ट नंबर आए 100 में से वो 25 आए, नेगेटिव मार्किंग थी, और लोएस्ट जो था वो -2 या ऐसे कुछ था। He was very disappointed। उन्होंने कहा तुम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, ये है, पढ़ते नहीं, फलाना नहीं है। एक बड़ा अच्छा था उस समय, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही बढ़िया रैपो थी। जी। तो हम में से कुछ जरा ज्यादा जो वाचाल लोग होते थे उन्होंने जाके कहा कि सर ऐसा है कि हमको तो आपने बोल दी बात, अब एक काम करिए कि हमारे जो ट्यूटर्स हैं ना, जरा उनका भी इम्तहान ले लीजिए। जी। वाजपेयी जी, आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब उनका इम्तहान हुआ उसी कैलिबर वाला, अच्छा, तो साहब हाईएस्ट नंबर आए 8 और लोएस्ट आए -12। जी आप जी, समझ गए बात को? मैं बिल्कुल समझता हूँ। देखिए, हम लोगों को एक दिमाग में हम अपने एक बना लेते हैं रिजिड टेम्पलेट जी कि हम यही करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जी। ये आदमी तो इतना ही पढ़ सकता है। हम लोग जज बहुत जल्दी करते हैं, टोटली एग्री। मत करें। आपके सामने जो आदमी सीखने के लिए बैठा है वो एक क्लीन स्लेट के जैसा होता है। आप जो लिखना चाहें लिख दीजिए उसमें। जी 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 जी, आप बात समझ? बिल्कुल ठीक बात है सर। एक चीज होती है जिसे हम पेडागॉगी बोलते हैं, पढ़ाने की टेक्निक। हमारे कितने टीचर रियली जानते हैं कि क्या पढ़ाया जाए? मतलब वो मुझे लगता है कि वो सेट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते हैं हमेशा। वो करिकुलर सिलेबस, हम ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। अब हमको जियोलॉजी पढ़ाने के लिए हमारे जो जियोलॉजी के प्रोफेसर साहब थे वो लेकर के हिमालयन बेल्ट में ले जाते थे और वहां दिखाते थे कि देखो ये पत्थर ऐसा है, ये पत्थर ऐसा है, ये पत्थर ऐसा है, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक, इसको बोलते हैं इग्नियस। जी, और हमेशा याद रहता है वो। अरे कभी आप भूल ही नहीं सकते। जी जी, कभी नहीं भूल सकते। फॉर्मेशन कैसे हुई हिमालय की, कैसे आपको अभी भी अपर रीचेस में जो सैंडस्टोन्स हैं उसके अंदर आपको घोंगे सीपी मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि दिस यूज्ड टू बी सी बेड एट सम टाइम। जी 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 जी। तो हम भूल जाएंगे क्या उस चीज को? जी जी, सही बात है। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सर। वो मुझे लगता है कि वो चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा इस तरीके से। बट कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चन है सर। पूछिए। तो मतलब एक है कि इफ वी आस्क यू टू गिव ओनली वन वर्ड फॉर इंडिया वर्सेस चाइना कंस्ट्रक्शन लेवल, what is the one word that it will define? We are in a path of learning many techniques, but we are good learners.
ये जवाब है मेरा। जी, गुड लर्नर, Very good. वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन है सर कि द वन मिनिस्ट्री सीआईडीसी नीड्स मोस्ट ऑन स्पीड डायल। I would like all the ministries to take a notice, because whatever I am doing is connected with multiple ministries. And being part of the CIDC, all of them can always access whatever I am doing. In fact, my board meeting, we keep on giving out a report. जो उन्हें अच्छा लगे वो ले ले, हम तो देने को तैयार खड़े हैं। Very nice, sir. Biggest myth about the construction workers that we have. What is the biggest myth generally? Biggest myth? Yes, sir. बिगेस्ट मिथ ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो भगवान के दरबार से बन के आते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। One word for what CIDC has not done yet but should. To capture 60% of the global market. 60%. 60% of global market as far as construction is concerned. That we have not been able to do so far. But we are trying to make inroads. We are trying to create regional, you can say, groups. We are looking at target, and target is very well defined. Middle East is going to be the one. In fact, you will be surprised to know that even United States would require tremendous number of people. Yeah. If you go to the interstate highways they have, the bridges that they have and things like that, these things are falling apart. Yeah. There is no kind of health assessment. Where are the people who can basically build up all those steel structures? It is our people who are going to be doing it. और एक और बात आपको मजे की बताती हूँ, इनको एक मौका हमारे लोगों को मिल जाए और एक बार ये सीख के आ जाए, they can do wonders. Very nice. Sir, you have traveled a lot. Yes. And so what is the best city, maybe I think from where you feel that the construction practices are beyond what you have imagined? I would say, if we look at the overall picture, the best city country is Singapore. Best city country is Singapore. Okay. And within India? In fact, I am disappointed. We had beautiful cities at one time. Delhi itself was a fantastic city. Somewhere in 80s. We have systematically spoiled all the cities. Now what you have is enclosures, which are surrounded enclosures. वो जो realtors बताते हैं ना कि ये आपका एक अलग से एक heaven हमने बना लिया. Sorry, it is not going to be working out like that. You cannot be away from the ecosystem. Today we are facing problem of services. गुड़गांव में जाइए आप, आपको सर्विसेज के लिए लोग नहीं अब मिल रहे सर. टाउन प्लानर्स आर टोटली मिसिंग. हम लोगों ने कभी नहीं कोशिश की इस बात की कि अगर हम एक रईस लोगों की कॉलोनी बना रहे हैं, क्या उसके इर्द गिर्द हमने एटलीस्ट बेसिक डिसेंसी वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी जगह बनाई. 70s 80s में जो टाउन प्लानर्स दिल्ली में होते थे, हैट्स ऑफ टू देम. दे वर बेसिकली वेरी वेरी ब्राइट पीपल, दे गुड पीपल. आप देखिए कि कई जगह पर जे कॉलोनी जिसको हम बोलते थे, EWS कॉलोनीज बोलते थे, वो बनाए गए जहां पर कि इस तरीके के लोग रहे. Delhi used to be one of the biggest, you can say, medium-sized industrial towns. ओखला देख लीजिए या उस तरफ देखिएगा आप, नॉर्थ दिल्ली के साइड में, ये सारे भरे हुए थे. कहाँ गए? लोग नहीं है, वो बंद हो गई. वहां पे क्या है, मैरिज हॉल्स खुल गए. समझ रहे हैं? ये IT फर्म्स ने उनको ले लिया है. तो there are plenty of things. One is the, sir, you mentioned urban planning. Maybe I think the shorter answer that I expect. What is the biggest issue between non-integration of urban planning and electrical planning? देखिए, आपको पहली बात समझनी है कि हैबिटाट जो भी होता है, उसमें कुछ अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं. You have to find out, जैसे हम बोलते हैं ना कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, राइट? वो जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो बना करके आपको देना पड़ता है.
ठीक है, जी हम करते थे ये सब चीजें, जी जी जी। वी हैव फॉरगॉटन इट। लास्ट क्वेश्चन सर, what is the latest sustainability hack that you have adopted? To shout on top of my voice whenever I find that there is a violation, without hesitation. Very nice. I can take liberties with a younger lot of people. Perfect, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Saru. I think it is maybe I think I'm taking the liberty of calling you Dr. Saru myself. आप जब तक किसी भी ऑनरिफिक से मुझे वो करेंगे, अब उसके अलावा भी आपको जो इच्छा हो, as long as you are not basically kind of insulting me, sir. I think I'll always welcome that. Thank you so much, sir. Thank you so much for the inspiring discussion, and I'm sure like our audience will always be much more inspired and will be learning. I would be from very your happy to conversation. go for various sequels. Sir. I would also be able to tell you what are the kind of final points of various things. Today you have spoken about the macro issues. Sir. I think as a sequel, we should basically look at the micro issues. Absolutely, sir. That is very important. Okay? Sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. If you have any specific question or query for our next guest, you can write to us at social@greentea.global. Thank you so much, everyone, for your patience listening. Thank you. Thank you so much, sir, once again. Thank you.